आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बिल्कुल सही सुना, वक्फ बिल पास होगा। बिल्कुल, काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटी लग रही है वक्फ बिल के पास होने की। तो थोड़ा सा इस बार मैं आपको इतिहास भी बताऊंगा वक्फ का। हालांकि मैंने वक्फ पे काफ़ी लेक्चर लिए हैं। वक्फ का मतलब होता है गिफ्ट एक तरीके से। वैसे तो रोकना भी होता है, वकूफ़ा जो अरबिक वर्ड है उससे लिया गया है। तो एक तरीके से अगर आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है प्रोविजन, लेकिन मुस्लिम हैं अगर आप, और आपकी कोई मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन है और आप क्या चाह रहे हैं कि मैं इसको दान देना चाहता हूं, तो आप दान दे सकते हैं ये। अब दान देने के लिए आपको जाना कहां है? आप चाह रहे हैं कि मैं मुस्लिमों के लिए, मैं अल्लाह के लिए, क्योंकि वक्फ देखिए जो ये गिफ्ट है इसमें प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो अल्लाह है ना, तो उनकी प्रॉपर्टी है। तो अब उनके नाम पे मैं प्रॉपर्टी कहां पे दूं? और अगर मैं प्रॉपर्टी दूंगा एज अ गिफ्ट, कुछ भी हो सकता है, मूवेबल इमूवेबल कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। इट्स नॉट अबाउट प्रॉपर्टी, बट क्योंकि प्रॉपर्टी की यहां पे बात है तो बता रहा हूं मैं। तो अब मैं कहां पे दूं? तो मैं जाऊंगा, जैसे मैं यूपी का हूं, तो मैं यूपी में स्टेट में वक्फ बोर्ड है और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, ठीक है ना। तो मैं स्टेट के वक्फ बोर्ड के पास जाऊंगा। अगर मैं शिया हूं तो शिया वक्फ बोर्ड के पास जाऊंगा, मैं सुन्नी हूं तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जाऊंगा, ठीक है ना। वहां पे मैं जाऊंगा, मैं अपने पेपर्स दूंगा, वो मेरे पेपर्स लेंगे, रजिस्ट्री करवाएंगे मेरी प्रॉपर्टी की। उसके बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी दोबारा कभी नहीं ले सकता। अगर मैं चाहूं भी तो नहीं ले सकता, वो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी। अब वक्फ क्योंकि वो मैंने अल्लाह को दिया है। अब प्रॉफेट मोहम्मद ने जब ये कहा था कि वो तो अल्लाह के नाम पे है, ठीक है, प्रॉपर्टी, जब वहां पे उनके पास बोला कि मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है मैं क्या करूं, तो 5 चीजों के लिए रिलीजियस पर्पस हो गया, चैरिटेबल पर्पस हो गया, एजुकेशनल पर्पस हो गया, कम्युनिटी वेलफेयर हो गया और इनकम जनरेशन, ये 5 चीजों के लिए आप वक्फ की प्रॉपर्टी दे सकते हो। यही 5 काम होंगे यहां पे बस। या तो कोई मस्जिद बना दी जाएगी रिलीजियस पर्पस, कोई मदरसे बना दिए जाएंगे, स्कूल बना दिए जाएंगे मुस्लिमों के लिए, एजुकेशनल पर्पस, पार्क बना दिया जाएगा, कब्रिस्तान बना दिया जाएगा, कम्युनिटी वेलफेयर। और ये लिखा जाता है, आप जैसे मान लीजिए मैं हूं तो मैं लिख दूंगा कि मैं चाहता हूं मेरी प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल है वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो, ठीक है ना। ये लिखा, और जिस चीज के लिए लिखा है उसी चीज के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, समझे आप। तो अब क्या हुआ, उसके बाद फिर आपका कम्युनिटी वेलफेयर हो गया, फिर इनकम जनरेशन के लिए भी एग्रीकल्चरल लैंड, रेंटेड लैंड ये होता है। पहले तो वक्फ औलाद एक प्रोविजन होता था, ठीक है ना। तो जो भी आप चाहेंगे इन 5 पर्पस के लिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत तो इसके बहुत पहले से हुई है, ठीक है ना। कहते हैं काबा शरीफ जो है वो पहला वक्फ, सबसे पहला वक्फ वही था, काबा शरीफ, हजरत इस्माइल ने जब। लेकिन अब इस पे भी काफी विवाद है, हम उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम की स्थापना हुई तो ये होता है, ठीक है ना। उमाय्यद डायनेस्टी आई, वक्फ का कंसेप्ट पहले खाली एक ही जगह पर था, अरब में ही था। जैसे उमाय्यद डायनेस्टी आई उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया 662 में, 662 ईसा से 1400 साल पहले। तो वक्फ हर जगह आ गई, हर जगह फैल गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि भारत में जब महमूद गोरी आया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद, तो भारत में भी उसने वक्फ स्थापित करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, कि ये हमारा लैंड है, हमने जीता है। अब बहुत सारे मस्जिद बनाए गए। कहते हैं कि अगर जो एरिया है उसके अगल बगल भी, जैसे मान लीजिए कि एक जगह पे मस्जिद बनी हुई है, इसको वक्फ बाय यूजर कहते हैं, एक जगह पे मस्जिद बनी हुई है। अब उसके बगल में एक प्राइवेट लैंड है, एक मस्जिद है, उसके बगल में एक मैदान है। वो मैदान मान लीजिए मेरा है, और उस मैदान में सालों से लोग नमाज पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, इस्लामिक काम कर रहे हैं, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वक्फ वो भी लैंड ले सकता है। आप समझ रहे हो? ये सब हुआ, महमूद गोरी ने एक्सपैंड किया, महमूद गोरी ने बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी बनाई, और ये काफी लंबे समय तक जो है वो चलता रहा, राइट। फिर उसके बाद ब्रिटिशर आए। हालांकि इससे पहले बहुत कुछ, देखिए क्योंकि प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए काजी भी होते थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो डे टू डे काम देखता था वो मुतावली होता, और आज भी मुतावली होता है, जो डे टू डे काम देखता है। आप समझ रहे हो? देखिए वक्फ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीजें हुई। स्ट्रक्चर
किसी को भी स्ट्रक्चर्ड बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले तो वही है कि यहां पे एक, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसके पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक सेंट्रल रजिस्ट्री होती है। सेंटर में एक सेंटर वक्फ बोर्ड होता है, स्टेट में स्टेट वक्फ बोर्ड, और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमिटीज होती है वक्फ की, जो ये सब देखती है ना। तो एक सेंट्रल रजिस्ट्री होती है, एक रेवेन्यू कमिश्नर होता है, सॉरी सर्वे कमिश्नर। देखिए क्या है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसका सर्वे करना पड़ता है, तो उसके लिए कमिश्नर होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुतावली, जो डे टू डे काम देखता है, उसमें वो एक पैसा नहीं लेगा। देखिए इस्लाम में आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते, इस्लाम में आप 1% भी इंटरेस्ट नहीं ले सकते। इस्लाम में आप जो जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि कंसेप्ट ये था, प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था, या मतलब एक तरीके से ये कहा जाता है कि वक्फ एक ऐसी चीज है, अगर तुमने दान कर दी तो मरने के बाद भी, क्योंकि वो रिलीजियस काम के लिए यूज हो रहा है, तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, है ना। ये समझना है कि उस पर अच्छा काम हो रहा है। ओके, ब्रिटिशर आए। अब जब ब्रिटिशर आए तो उन्होंने आते ही उन्होंने कहा कि भाई देखो, धार्मिक मामलों में ना हम भारत का साथ देंगे, ना भारत में जो मंदिर हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं, ना ही मुस्लिमों में हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि भाई धार्मिक काम है ये, हमसे दूर रखो, हमसे ना हो पाएगा, हमको अपने में मत जोड़िए। उनको पता था कि अगर हम यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो हम अभी आए हैं, हमको लात मार के भगाएंगे ये लोग। उनको रेवेन्यू चाहिए था ब्रिटिशर को, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है, मस्जिद हो गए, मदरसे हो गए, इससे अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। तो उनके दिमाग में था कि इस रेवेन्यू को तो हम लेंगे। 1857 की क्रांति हुई, 1864 में पहला बिल आता है, हालांकि 1857 से काम शुरू हो गया था कि अब इस पे टैक्स लगेगा। 1894 में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट लाते हैं ये लोग ब्रिटिशर। यहां पे गड़बड़ झाला शुरू हो गया, क्योंकि धीमे धीमे मुस्लिमों की जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ प्रॉपर्टी है, ब्रिटिश अपने कब्जे में उसने लेना शुरू कर दिया। एक एक करके उसने कंट्रोल में अपने लेना शुरू कर दिया। मैं पूरा इतिहास लाइन से बताता चल रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि मुस्लिम कुछ भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन प्रेशर बनता रहा, ये सारी चीजें हुई। अब क्या हुआ कि 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट आता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे ऑफिशियल डेजिग्नेशन की, ठीक है, वक्फ आपका है, दिया जाता है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश का ही कंट्रोल था। अब भारत आजाद हो गया 1947 में, बंटवारा हुआ। बहुत सारे हिंदू जो हैं, हिंदू सिख, बहुत सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट किए, पाकिस्तान से यहां आए, और बहुत सारे मुस्लिम्स भारत से पाकिस्तान छोड़ के गए। अब वो प्रॉपर्टी छोड़ के गए, आपको जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ के गए। जो मुस्लिम यहां से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए, यहां पे जो भारत में मुस्लिमों ने प्रॉपर्टी छोड़ी, उसको इवैक्यूई प्रॉपर्टी बोला जाता था, ठीक है ना। और यहां पे जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनको बसाया गया, कैंप्स लगाए गए, राइट। अभी देखिए, आजादी के बाद वक्फ का कोई नामो निशान नहीं है। ब्रिटिश जो है वो पूरा अपना इंतजाम करके गया था, खूब पैसा लेके गया, लेकिन आजादी के बाद अभी वक्फ का कोई नाम नहीं आ रहा है। उसके बाद पाकिस्तान में जो हिंदू प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे उस पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, सरकार ने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत में जो प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे उसको इवैक्यूई प्रॉपर्टी बोला जाने लगा। अब यहां पे प्रेशर बढ़ने लगा वक्फ की तरफ से कि देखिए ब्रिटिश है और आप एक एक्ट बनाइए, बहुत प्रेशर आने लगा। तो सरकार ने फिर अहमद काजमी को 1952 में, कांग्रेस के ही थे वो, उनको अपॉइंट कर बोला कि देखो सर्वे करो सारी वक्फ प्रॉपर्टी का। सर्वे करना शुरू हुआ। 1954 में फाइनली जो है वो वक्फ एक्ट आता है, फाइनली वक्फ एक्ट आता है। अब इसके तहत वही है कि एक रेवेन्यू कमिश्नर होगा, फिर से रेवेन्यू कमिश्नर, एक सर्वे कमिश्नर होगा, वो सर्वे करेगा, वो सर्वे करेगा। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है, पहले सर्वे करेगा, मान लो कि वक्फ ने बोला ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो सर्वे करेगा, फिर सर्वे के बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट को वो सरकार को भेजेगा। सरकार वो रिपोर्ट जो है वो, जैसे मान लीजिए कि यूपी की सरकार को भेजेगा, फिर वही जो सरकार है वो रिपोर्ट भेजेगी किसको? वक्फ बोर्ड को। और उसमें 1 साल का टाइम दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, 1 साल तक अगर मान लीजिए किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की। अब इससे कैसे पता चलेगा? इससे नोटिफिकेशन, गजट में नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है ना। कि मान लीजिए कि जैसे सर्वे कमिश्नर है, कोई प्रॉपर्टी है, उसने उसका सर्वे किया, सरकार को रिपोर्ट भेजी, फिर वो वक्फ की होगी तो वक्फ उसमें नोटिफिकेशन निकलेगा कि ये प्रॉपर्टी भैया हमारी है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी आ जाए। 1 साल तक ऐसा हुआ। अब क्या हुआ कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टी बाद में वक्फ ने क्लेम की, उसमें बहुत समय से लोग रह रहे थे।
लोगों ने कहा कि चलो अब अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाने चलते हैं। तो जब वो ऑफिस गए तब उनको पता चला वो प्रॉपर्टी वक्फ की है। उनका दिमाग खराब हो गया, क्या भाई ये कैसे, हमको तो पता ही नहीं है प्रॉपर्टी वक्फ की है। 1 साल के अंदर जो गजट निकलता है, बहुत लोगों ने पढ़ा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, तो प्रॉपर्टी चली गई। तो धीमे धीमे ऐसे कर करके ना वक्फ की प्रॉपर्टी जो है बढ़ने लगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये होने लगी, पहले तो स्टेट वक्फ बनाया गया, हर राज्यों में अभी 30 वक्फ हैं टोटल, ठीक है ना। फिर एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी आया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि भाई कमिटी थी, वक्फ की कमिटी, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनाएगी, सब कुछ था, मुतावली के पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई, करप्शन के मामले बहुत ज्यादा आने लगे, बहुत सारी वक्फ जमीनों को कौड़ियों में भेजा जाने लगा। विजय माल्या का केस तो सबको पता है, अल्कोहल के लिए, बल्कि पता है इस्लाम में तो अल्कोहल हराम है, लेकिन उसके लिए अल्कोहल के लिए जमीन दे दी गई। क्या आपको पता है कि अंबानी की प्रॉपर्टी पे भी के बहुत सारे, ताजमहल पे केस चल रहा है, ईडन गार्डन बता रहे वक्फ की जमीन है, बहुत सारे ऐसे केसेस है। भाई आर्मी, सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, फिर आर्मी के पास है, तीसरा वक्फ है। एक और आपको चीज बताता हूं, फैक्ट, बहुत सारे देशों ने वक्फ को खत्म कर दिया है। जाकिर नाइक खुद कहते हैं, तो सबसे तीसरा जो है वो वक्फ, तो बहुत ताकतवर है वक्फ बोर्ड उनके पास। तो अब बहुत सारे देशों ने वक्फ को खत्म ही कर दिया है। तो जाकिर नाइक ने बोला था कि भैया जो वक्फ है वो भारत का वक्फ सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन दिक्कत हुई क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा लैंड था। जब भाई 1993 में, मतलब बहुत लैंड था इनके पास, लेकिन स्टिल मुस्लिम्स काफी ज्यादा बैकवर्ड, क्या करे, बहुत ज्यादा परेशान। इतना लैंड होने के बावजूद वो बैकवर्ड, मुस्लिमों को कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। तो किस चीज में वक्फ लैंड यूज हो रहा है, बाद में पता चला भयानक करप्शन होता है, वक्फ जमीनों को बेच दिया जाता है बहुत कम दामों में, कोई कब्जा कर लेता है, बहुत कुछ हुआ। फिर फाइनली एक और एक्ट आता है 1994 में, अमेंडमेंट्स होते हैं। तो बहुत सारे देशों ने ऑलरेडी इसको कैंसिल कर दिया। जाकिर नाइक ने भी कहा था कि सबसे ताकतवर जो है वो भारत का ही वक्फ है। लेकिन देखिए बहुत दिक्कतें हुई, 1994 में अमेंडमेंट आया, लेकिन रेवेन्यू आ ही नहीं रहा था, इतनी सारी प्रॉपर्टी, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, मुस्लिमों के हालात बहुत खराब हैं। फिर सच्चर कमेटी बनाई गई, राजेंद्र सच्चर 2005 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, 404 पेज का डॉक्यूमेंट। उसमें वक्फ को लेकर यह पता था कि वक्फ तो रिकॉर्डेड ही नहीं है, बहुत सारे प्रॉपर्टी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, पता ही नहीं, कहीं पे कब्जा हुआ है, कहीं दे दी है, जबरदस्त करप्शन सामने आया, ये सब कुछ हुआ। तो अब इसको लेकर भाई देखिए, वक्त के पास प्रॉपर्टी तो बहुत है, बट बात वही है कि अगर इतनी प्रॉपर्टी है तो अभी तक उद्धार इतना क्यों नहीं हो रहा मुस्लिमों का, ये तो बात भाई है, जानने वाली है। बंगाल में सबसे ज्यादा वक्त, बहुत ज्यादा वक्त की प्रॉपर्टी है, और वहां पे मुस्लिमों के हालात बहुत खराब है। तो अब क्या है कि सरकार ने इन सारी चीजों को देखा और फिर 2024 अगस्त में वो एक बिल लेके आई। तो सरकार बिल लेके आई और सरकार ने कहा कि भाई देखिए, सबसे पहली बात, अब सारी पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होगी। एक भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं है वक्फ में, अब एक दो नॉन मुस्लिम मेंबर रहेगा, जो कि एक हम बैठाएंगे उसको। औरतों का भी इसमें पार्टिसिपेशन होगा, कोई औरत यहां पे नहीं है। आपको बता दूं कि पहले जो मामले थे वो सिविल कोर्ट में जाते थे। जैसे मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी ले ली, वक्फ में क्लेम कर ली, तो सिविल कोर्ट में जाएगा। बाद में ट्रिब्यूनल बनाया गया, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तरह, कि फटाक फटाक से। और इसमें यह था कि जब तक आपका फैसला नहीं आ रहा है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी वक्फ ने क्लेम की है और मेरा फैसला नहीं आया, मैं ट्रिब्यूनल चला गया, तो वो वक्फ के पास रहेगी तब तक, वो कितने साल भी रख जाए, लेकिन अभी सरकार के पास रहेगी, ये प्रॉपर्टी सरकार के पास रहेगी। आप समझ रहे हो। और डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पे अपनी डीड्स देनी पड़ेगी, रिकॉर्ड देने पड़ेंगे। ओरल टेस्टिमनीज होती थी, वो नहीं मानी जाएगी, आपको रिकॉर्ड देने पड़ेंगे। एक तरीके से वक्फ पे सरकार का काफी कंट्रोल था, मतलब वो लाने की कोशिश की गई। अब इस पे बवाल हुआ, तो फिर ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे चला गया, जेपीसी में चला गया। अभी जेपीसी में गया, बिल पास नहीं हो पाया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में टोटल 26 मेंबर, जिसमें 16 जो है वो बीजेपी के हैं, मतलब एनडीए के, और 10 जो है ऑपोजिशन है। लगभग 44 अमेंडमेंट्स जो है वो प्रपोज किए गए थे, जिसमें 14 मान लिए गए हैं, ठीक है, और कहा जा रहा है सब बीजेपी के हैं जो भी अमेंडमेंट्स माने गए हैं। तो जो सबसे पहला तो है कि यहां पे अभी जो ये था ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास सारी ताकत है, नहीं, ताकत यहां पे एक स्टेट ऑफिसर के पास रहेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट ही जो है वो अपॉइंट करेगा, राइट। तो एक तो ये था। उसके बाद अब 2 से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, और उसको सरकार, पहले इलेक्ट होते आते थे, सरकार नॉमिनेट करेगी, सरकार नॉमिनेट करेगी। और ये जो रेट्रोस्पेक्टिव वाला हिसाब किताब है, मतलब जैसे अभी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो है जैसा है अभी वैसे ही रहेगा।
बहुत सारी, मैंने बताया ना कि वक्फ को लेकर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे केस ऑलरेडी चल रहा है। ताजमहल वक्फ है लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्लेम तो आप कुछ भी कर दें, बट डॉक्यूमेंट्स की तरह है, आपको डीड दिखानी पड़ती है और डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो एक तरीके से सेंट्रल का कंट्रोल ज्यादा होगा इसमें, है ना। और यार देखो, करप्शन तो किसी से छुपा नहीं है, वक्फ में तगड़ा है, होता मतलब है, मुतावली जो है वो अच्छा खासा, कई लोगों ने पैसा लिया, ये एकदम जग जाहिर केस है, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आया है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आया है। और ये बात भी बिल्कुल वैलिड है कि भाई इतना ज्यादा अगर लैंड है आपके पास, पता है आपको लगभग 8.5 लाख प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है रजिस्टर्ड, और इसकी आज वैल्यूएशन 2.5 लाख करोड़ के आसपास है, लगभग 10 लाख एकड़ इतना एरिया वक्फ के पास है। और ये एक्सपैंड होता गया, एनडी तिवारी ने इतनी बड़ी जमींदार ने दी, बहुत एक्सपैंड होता गया, लेकिन वही कह रहे ना, इतना कुछ होने के बावजूद डेवलपमेंट नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? ये एक पैराडॉक्स है, बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, तो कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो मेरे ख्याल में गड़बड़ को सुधारना चाहिए और अल्टीमेटली डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन ये तो मैंने आपको पूरा इतिहास बताया, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो अमेंडमेंट्स है वक्फ बोर्ड ने जो प्रपोज किए हैं, ठीक है, जो 14 अमेंडमेंट्स हैं टोटल, आपको बता दूं 14 अमेंडमेंट्स, बहुत सारे कमिटियों समय बोर्ड बना और लड़ाइयां हुई, बहुत कुछ हुआ, तो अब ये फाइनली जो है ये मान लिए गए हैं, ठीक है ना। और ये ज्वाइंट कमिटी जो जेपीसी ने बनाई थी, अप्रूव कर देगी, यानी कि देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि अब ये बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, क्योंकि पहले जेडीयू और टीडीपी जो है वो न्यूट्रल था, लेकिन अब जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और अपना भाई, क्योंकि 240 एमपी तो ऑलरेडी यहां पे बीजेपी के पास है, ये हो जाएगा काम। यानी कि ये बिल अब न्यूट्रल स्टैंड से हट गए हैं ये, और बोला कि नहीं, हम इस वक्फ एक्ट का, इस वक्फ बिल का साथ देंगे। तो 6 महीने बाद फाइनली जितने भी एनडीए एलाइज है, दे आर ऑन द सेम पेज, और अब वोटिंग होगी, जाहिर सी बात है। हालांकि मीटिंग अभी टोटल 38 मीटिंग हो चुकी है, आज 39वीं होनी है, 39th, अभी 29 जनवरी को, आप समझ रहे हो। तो अभी तो 240 मेंबर्स हैं, 12 जेडीयू के हो गए तो हो गए 252, 16 टीडीपी के ले लो तो हो गए आपके 268, और बाकी आपके अपना पार्टी भी है और कुछ निर्दलीय, तो ये 273 का आंकड़ा पास आसानी से हो सकता है, आप समझ रहे हो। तो एक बार जो बिल है वो टेबल होगा अगर पार्लियामेंट में, तो ये लोकसभा से पास हो जाएगा, इट्स अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है जो 6 महीने से सरकार पास कराना चाह रही है, हालांकि ऑपोजिशन ने बोला टोटल 66 अमेंडमेंट्स थे, जो 14 इसमें बीजेपी के थे, बाकी बहुत सारे इसमें ऑपोजिशन के थे, ऑपोजिशन के अमेंडमेंट लिए नहीं, मतलब जो वो प्रपोज्ड चेंजेस चाहते थे। तो बेसिकली ये है कि अब वक्फ बिल पास होने की बहुत ज्यादा संभावना है। बाकी मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी, सब कुछ बता दिया, आपको जो लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।